बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सर्जरी लेक्चर नंबर 20। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे बैरट एसोफेगस। बैरट एसोफेगस, ठीक। बैरट एसोफेगस वो कंडीशन है, रिप्लेसमेंट ऑफ नॉर्मल स्क्वामस। एसोफेगस में हमारे पास कौन सी एपिथेलियम होते हैं? स्क्वामस एपिथेलियम and the lower part of esophagus by columnar epithelium. columnar epithelium इंटेस्टाइन में होता है, इंटेस्टिनल टाइप। ड्यू टू chronic GERD, chronic gastroesophageal reflux disease। ठीक है, अब देखो, ये हमारे पास एसोफेगस है, ये स्टमक है और ये स्फिंक्टर है, लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर। स्टमक में हमारे पास पैराइटल सेल होता है, पैराइटल सेल जो सिक्रीट कर देता है HCl, ठीक है। अब नॉर्मली तो ये क्लोज होता है, ठीक है, और अगर ये रिलैक्स हो, कंप्लीटली ये क्लोज नहीं हो सकते और ये HCl वापस जाए, तो इस कंडीशन को कहते हैं GERD। गैस्ट्रोएसोफेजियल का मतलब है गैस्ट्रिक और एसोफेगस, रिफ्लक्स का मतलब है वापस जाना, तो ये HCl वापस जाएगी तो हार्ट बर्न होगी, ठीक है, और इस कंडीशन को कहते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। अब जब ये HCl वापस इधर जाता है तो हमारे पास इधर कौन सी एपिथेलियम है? स्क्वामस एपिथेलियम। यहाँ पे स्क्वामस एपिथेलियम है, ठीक है, तो स्क्वामस एपिथेलियम है, तो फिर ये HCl जो है ना, ये इस स्क्वामस एपिथेलियम को इरिटेट करेगी और इसकी शेप चेंज होगी। जब सेल एक शेप से दूसरे शेप्स में चेंज होती है तो इस प्रोसेस को मेटाप्लीजिया कहते हैं, मेटाप्लीजिया। तो ये स्क्वामस एपिथेलियम है, तो फिर जब HCl ये सेल इरिटेट करेगी तो ये चेंज होगी कौन सी टाइप में? ये फिर चेंज होगी कॉलमनर एपिथेलियम में, कॉलमनर एपिथेलियम इस तरह, और इस प्रोसेस को मेटाप्लीजिया कहते हैं। तो इसमें आप ये भी लिख ले, बाई मेटाप्लास्टिक ठीक है। तो ये कॉलमनर एपिथेलियम हमारे पास गॉबलेट सेल्स है। गॉबलेट सेल वो है जो म्यूकस सिक्रीट कर देते हैं, तो ये ग्लैंडुलर सेल है, ठीक है। इस तरह हमारे पास नॉर्मल स्क्वामस एपिथेलियम है, स्क्वामस एपिथेलियम, और जब इस पे HCl जब वापस जाएगी GERD कंडीशन में, क्रॉनिक GERD कंडीशन में, तो ये HCl इरिटेट करेगी ये स्क्वामस एपिथेलियम और ये कन्वर्ट होगी कि कौन सी एपिथेलियम में? कॉलमनर
इपिथीलियम में, और ये बाय द प्रोसेस ऑफ मेटाप्लीजिया, ठीक है। और ये कॉलमनर इपिथीलियम हमारे पास गॉबलेट सेल है, और गॉबलेट सेल ग्लैंडुलर सेल है, और ये सिक्रीट कर देती है म्यूकस, ठीक। अब ये कॉलमनर इपिथीलियम इंटेस्टिनल टाइप है, और ये मेटाप्लीजिया है। अगर कॉलमनर इपिथीलियम, और इस प्रोसेस, इस कंडीशन को कहते हैं बेरेट एसोफेगस। तो ये सारा जो प्रोसेस है इसका नाम क्या है? ये बेरेट एसोफेगस, ठीक। अब अगर ये बेरेट एसोफेगस, ये गॉबलेट सेल, ये कॉलमनर इपिथीलियम सेल की डिस्प्लीजिया हो जाए, मेटाप्लीजिया, डिस्प्लीजिया, ये कैंसर से पहले स्टेजेस होती है, ठीक है। अगर इसकी डिस्प्लीजिया हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाए? डिस्प्लीजिया। डिस का मतलब है डिसऑर्डर, डिसऑर्गेनाइज्ड सेल ग्रोथ। तो डिसऑर्गेनाइज्ड सेल ग्रोथ, ठीक है। तो ये फिर इसकी डिस्प्लीजिया हो जाए, ये सेल एस शेप की बन गई, ठीक है। और फिर ये कन्वर्ट हो सकता है, इसकी कैंसर हो सकती है। अब डिस्प्लीजिया के बाद कैंसर। तो इस गॉबलेट सेल या कॉलमनर जो ग्लैंड से कैंसर निकले तो उसका नाम क्या होगी? एडिनोकार्सिनोमा। तो फिर रिस्क किस चीज की है? एडिनोकार्सिनोमा। तो जब हम लोअर थर्ड ऑफ एसोफेगस पढ़ रहे थे तो उसमें एडिनोकार्सिनोमा की चांसेस थी, और अपर थर्ड और मिडल थर्ड में स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। अब इसकी रिस्क फैक्टर क्या है? बेरेट एसोफेगस की रिस्क फैक्टर क्या है? रिस्क फैक्टर लिख ले। रिस्क फैक्टर काजेज नहीं है, क्रॉनिक गर्ड्स, ये तो मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन। लेकिन कभी कभार ये ओबेसिटी की वजह से भी हो सकती है, स्मोकिंग की वजह से भी हो सकती है। ये हमारे पास मेल में ज़्यादातर होती है एज कंपेयर टू फीमेल, और 50 ईयर के एज के बाद ज़्यादा होती है। तो ये इसकी रिस्क फैक्टर है। अब हम इसमें मसला क्या होगी? बेरेट एसोफेगस में कैंसर हो सकते हैं, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन हम किस तरह करेंगे? इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करेंगे? एंडोस्कोपी, ठीक है। तो पहले हम एंडोस्कोपी करेंगे। एंडोस्कोपी पे ये किस तरह नजर आएगी? जब हम, ये एसोफेगस है, ये स्टमक है, ये लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है, तो ये सेलमन पिंक नजर आएगी। एंडोस्कोप पे जब हम ये देखें तो एंडोस्कोप पे जब हम एंडोस्कोप एंटर कर देते हैं और स्क्रीन पे ये किस तरह नजर आएगी? सेलमन पिंक। सेलमन पिंक इस तरह कलर होती है, रेडिश पिंक, ठीक है। तो ये किस तरह नजर आएगी? सेलमन पिंक या रेडिश पिंक। अच्छा, सेलमन पिंक नजर आएगी कहाँ पे? अबव लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। कंफर्मेटरी टेस्ट हमारे पास तो ये नहीं है। कंफर्मेटरी टेस्ट फिर हम बायोप्सी लेंगे, बायोप्सी इससे टिश्यू लेंगे, और वो टिश्यू हम इसकी हिस्टोलॉजी देखेंगे माइक्रोस्कोपिक। अगर
बायोप्सी पे नजर आया कलमनर इंटेस्टिनल टाइप एपिथेलियम, तो फिर ये बेरेट एसोफेगस होगी। क्या होगी? कलमनर एपिथेलियम इंटेस्टिनल टाइप। ठीक, अगर ये बेरेट एसोफेगस है, अब इससे तो कंफर्म हो गया कि ये कलमनर एपिथेलियम, तो फिर हमें पता चला कि ये बेरेट एसोफेगस है। तो अब हम इसकी ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे? इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम क्या देंगे? ट्रीटमेंट मसला किस चीज? हाँ, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर गर्ड्स की वजह से है एसिड की रिफ्लेक्स, तो एसिड हम स्टॉप करेंगे, तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर HCl को स्टॉप कर देता है। जब H प्लस प्रोटॉन पंप H नहीं होगी तो HCl, जब H हो तो Cl से मिल के HCl बनाता है। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में हमारे पास कौन सी ड्रग है? ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रेबिप्राजोल, ओल पर के नाम से हमने याद किया था। ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, एसोमेप्राजोल, रेबिप्राजोल, अभी ने डेक्सलोएंसोप्राजोल, तो सारे आप इसमें दे सकते हैं। अब ये तो अगर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से क्या होगी? EG इसमें लिख ले एसोमेप्राजोल। ठीक, यहाँ पे अगर ये सेल इसकी मेटाप्लीजिया हो गई है, ये कलमनर एपिथेलियम में चेंज है, तो अब हम ये टिश्यू को रिमूव करेंगे और इस टिश्यू को रिमूवल के लिए एंडोस्कोपिक एब्लेशन किया जाता है। एंडोस्कोपिक एब्लेशन। एंडोस्कोपिक एब्लेशन किस तरह करते हैं? हम एंडोस्कोप एंटर कर देते हैं, और एंडोस्कोप जब हम एंटर करते हैं, ये एंडोस्कोप है, तो एंडोस्कोप में हमारे पास या तो लाइट सोर्स या हीट सोर्स या कोल्ड सोर्स, जो भी एनर्जी की सोर्स हो, तो इसके जरिए हम डिस्ट्रक्शन ऑफ म्यूकोजा, डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस एबनॉर्मल टिश्यू, ठीक है, जो एबनॉर्मल टिश्यू है तो उसकी डिस्ट्रक्शन करेंगे। तो इसमें हम डिस्ट्रक्शन ऑफ एबनॉर्मल टिश्यू थ्रू via endoscope by using heat, cold और light energy। ठीक है, अब ये जो टिश्यू एबनॉर्मल है तो वो हम इस तरीके से इसकी डिस्ट्रक्शन करेंगे, और इसके बाद एपिथेलियम की रीजनरेशन होगी और पेशेंट ठीक होगी। तो इसके बाद अलाउ द रीजनरेशन ऑफ न्यू एपिथेलियम। सिंपल है। दोबारा, ठीक, हमारे पास बेरेट एसोफेगस में स्क्वामस एपिथेलियम चेंज होते हैं कलमनर एपिथेलियम में। तो कलमनर एपिथेलियम में जब हम किस तरह पता चलेगा कि ये बेरेट एसोफेगस है या नहीं? इसके लिए हम एंडोस्कोपी करेंगे। पहले इनिशियल टेस्ट एंडोस्कोपी पे देखेंगे, अगर इस म्यूकोजा जो गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन के ऊपर ये म्यूकोजा है लोअर थर्ड, ये सैल्मन पिंक नजर आता है, तो फिर हमें पता चलता है कि ये बेरेट एसोफेगस होगी। इसके बाद हम बायोप्सी करेंगे, इसकी टिश्यू लेंगे और फिर लेबोरेटरी वाले हमें बताएगी कि इसकी टाइप कौन सी सेल, कलमनर एपिथेलियम है या स्क्वामस है। अगर कलमनर हो तो फिर बेरेट एसोफेगस है। तो बेरेट एसोफेगस किस चीज़ की वजह से होती है? एसिड की रिफ्लेक्स की वजह से एसिड वापस जाता है और ये स्क्वामस सेल को इरिटेट कर देता है। तो हम एसिड को कम करेंगे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के थ्रू। फिर जो पहले जो मेटाप्लीजिया है या डिस्प्लीजिया है, जो मेटाप्लास्टिक
टिश्यू है या डिस्प्लीजिया, तो ये टिश्यू हम रिमूव कर देंगे किस चीज़ के थ्रू, एंडोस्कोप के थ्रू, एंडोस्कोपिक एब्लेशन। और ये एंडोस्कोप में हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं हम, तो इसमें या तो लाइट एनर्जी सोर्स होगी, हीट होगी या कोल्ड होगी, इस तरीके से हम इसकी रिमूव करेंगे और फिर न्यू एपिथेलियम, रीजनरेशन ऑफ न्यू एपिथेलियम होगी। जीआईटी की जी एपिथेलियम है तो उसकी नॉर्मल एवरेज लाइफ 2 to 7 डेज है, ठीक है। अच्छा, इस कंडीशन में हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के साथ दूसरा कौन सी ड्रग दे सकते हैं? एंटीहिस्टामिन, तो वो तो सेम है, वो तो बी एसिड की प्रोडक्शन को कम कर देता है। एंटीहिस्टामिन, प्रोटॉन, रिनिटिडीन, पेमुटिडीन, नेजाटिडीन, सिमिटिडीन, वो हम तब देंगे जब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के लिए कोई मसला हो, ठीक है। अब अगर ये है तो फिर तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। लेकिन दूसरा एक ड्रग हमने पढ़ा था कि जो अगर ये स्पेक्टर हम क्लोज कर दे तो ये एसिड वापस जाएगी। ये एसिड अगर हम क्लोज कर दे, हाँ, मेटोक्लोप्रामाइड का काम क्या था? मेंटेन द कंपिटेंस ऑफ लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। वो क्या कराता है? ये एसोफेजियल को क्लोज कर देता है। अच्छा, मेटोक्लोप्रामाइड जो ड्रग है वो किस चीज के लिए यूज होते हैं? वॉमिटिंग, यस। तो वॉमिटिंग के लिए वो क्यों यूज होते हैं? ये स्फिंक्टर को बंद कर देते हैं। जब ये स्फिंक्टर बंद हो जाए तो वॉमिटिंग कहाँ से होगी? वॉमिटिंग होगी नहीं। तो इसके लिए आप मेटोक्लोप्रामाइड भी यूज कर सकते हैं। मेटो, फिर वो पीडीएफ में इस तरह नहीं लिख सकते, बस ये याद रखें, मेटोक्लोप्रामाइड भी इसमें आप यूज कर सकते हैं। दूसरा जो कंडीशन है वो है रिफ्लेक्स इसोफेगाइटिस। रिफ्लेक्स इसोफेगाइटिस या पेप्टिक इसोफेगाइटिस। पेप्टिक अल्सर क्या है? यस, अगर स्टमक और ड्यूडियम दोनों में अल्सर हो तो फिर उसका नाम पेप्टिक अल्सर है। अब देखो इसमें रिफ्लेक्स इसोफेगाइटिस, इसमें लिख ले इन्फ्लेमेशन ऑफ इसोफेजियल म्यूकोजा, म्यूकोजा due to reflux of acid and pepsin from stomach, ठीक है। अगर ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन, ये एसिड जब वापस जाती है, ये हमारे पास एसोफेगस है, ठीक है। ये HCl जब वापस जाती है तो ये म्यूकोजा को इरिटेट करेगी और ये म्यूकोजा की इन्फ्लेमेशन हो जाए गैस्ट्रिक रिफ्लक्स की वजह से, इस एसिड की वजह से, तो उसको हम रिफ्लक्स इसोफेगाइटिस कहते हैं और इसका दूसरा नाम पेप्टिक इसोफेगाइटिस है। अब इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या देंगे? सेम क्या? यस, और मेटोक्लोप्रामाइड भी दे सकते हैं। अगर हम ये स्फिंक्टर को क्लोज कर दे तो फिर भी एसिड वापस नहीं जाएगी। अगर हम ये ट्रीट न करें टाइम पे तो फिर इसकी वजह से क्या हो सकती है? कॉम्प्लिकेशन। इसकी ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर
और इसके साथ साथ मीटोक्लोप्रामाइड। मीटोक्लोप्रामाइड वॉमिटिंग के लिए यूज होते हैं। वॉमिटिंग के लिए इसलिए यूज होते हैं कि ये लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को क्लोज कर देते हैं, तो फिर वॉमिटिंग नहीं होगी। अब अगर हम ये ट्रीट न करें टाइम पे, तो फिर उसकी वजह से क्रॉनिक एसोफेगाइटिस हो सकती है। और क्रॉनिक एसोफेगाइटिस, यहाँ इसकी जो म्यूकोजा है इसकी इन्फ्लेमेशन हो गई। अब ये म्यूकोजा मोर प्रोन टू रप्चर, इजीली ये रप्चर हो सकते हैं। तो इसका मतलब है अभी इसकी अल्सरेशन आसान है, ठीक है। और अल्सरेशन जब ये इसकी अल्सर हो जाए तो फिर इसकी हीलिंग भी होगी, हीलिंग होगी ना। अगर इसकी हीलिंग फेब्रोसिस के साथ हो जाए, हीलिंग विद फेब्रोसिस, अगर इसमें जो हमने पढ़ा था कोलेजन टाइप 3, अगर उसकी अकोमुलेशन ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से फेब्रोसिस होगी। तो फेब्रोसिस इधर हो गई, इधर क्या हो गई, फेब्रोसिस। यहाँ पे ये इस तरह, और यहाँ पे भी क्या है, अल्सर है। तो यहाँ पे इसकी फेब्रोसिस हो गई। अब हीलिंग विद फेब्रोसिस की वजह से क्या हो गया, स्कार फॉर्मेशन। स्कार और फेब्रोसिस बस सेम है, ठीक है। इसकी वजह से ये स्कार बन गई, और स्कार की वजह से स्कार कंट्रैक्शन, अब ये एसोफेगस ओपन है या कंट्रैक्शन इसकी हो गई, कंट्रैक्शन। और इसका नाम क्या है, इस कंट्रैक्शन को कहते हैं पेप्टिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसकी वजह से पेप्टिक स्ट्रक्चर हो सकती है। स्ट्रक्चर का मतलब है कंट्रैक्शन, और फूड पैसेज में फिर मसला होगी, डिस्पीजिया होगी, ठीक। तीसरा जो कंडीशन है वो हमारे पास इसोफेजियल परफोरेशन। इसोफेजियल परफोरेशन क्या है, इसमें लिख ले पुल थिकनेस टीयरिंग ऑफ esophageal wall, ठीक है, esophageal wall and esophageal content will leak into एसोफेगस के बाहर क्या है, इनटू मीडियस्टिनम, और प्लूरा। अब देखो ये हमारे पास एसोफेगस है, ठीक है। अगर इसकी परफोरेशन हो जाए, इसकी म्यूकोजा भी रप्चर, ये म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरस और एडवेंटिशिया, ये रप्चर हो जाए, इसमें होल क्रिएट हो जाए, तो इसकी वजह से इसको इसोफेजियल परफोरेशन कहते हैं। अब जब फूड आएगी तो वो बाहर लीक होगी, तो द इसोफेजियल कंटेंट विल लीक इनटू मीडियस्टिनम। तो मीडियस्टिनम की कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, मीडियस्टिनाइटिस, इसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो कॉम्प्लिकेशन इसकी क्या हो सकती है, मीडियस्टिनाइटिस, इसमें फ्लूइड भी हो सकती है, प्लूरल इफ्यूजन,
प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन और एम्पाइमा में क्या फ़र्क है? प्लूरल इफ्यूजन और एम्पाइमा। हाँ, तो फिर उसे हम एम्पाइमा कहेंगे। अगर ये प्लूरल इफ्यूजन में पस बन जाए, पस किस चीज़ की वजह से होती है? प्लस पस इन्फेक्शन की वजह से, तो उसको हम एम्पाइमा कहेंगे। या प्लूरल इन्फ्यूजन की इन्फेक्शन हो जाए तो फिर हम उसे एम्पाइमा कहेंगे। अब ये एसोफेजियल परफोरेशन किस चीज़ की वजह से होती है, तो इसकी काजेज लिख ले। ठीक, काजेज में हमारे पास जो मोस्ट कॉमन काज है, तो आपके ख्याल में वो क्या होगी? अगर हम एंडोस्कोप पास करते हैं इसमें, तो इसकी वजह से परफोरेशन हो सकती है। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब की वजह से, न्यूमेटिक का बैलून डायलेटेशन। तो पस जो काज है वो एट्रोजेनिक है। एट्रोजेनिक का मतलब, एट्रोजेनिक हर वो काज जो हेल्थ केयर वर्कर की वजह से, जो सर्जन की गलती की वजह से हो, तो वो एट्रोजेनिक होगी। ठीक है, तो एट्रोजेनिक इसमें लिख ले मोस्ट कॉमन काज। अगर सर्जन इसमें ट्यूब पास करते हैं एंडोस्कोप, और इसकी गलती की वजह से ये एसोफेजियल की रप्चर हो जाए, इसकी परफोरेशन, या न्यूमेटिक बैलून डायलेटेशन, या नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो पास करते हैं, तो एनजी ट्यूब, एनजी ट्यूब इंसर्शन। जो भी काज हो, लेकिन वो सर्जन की गलती की वजह से हो, तो वो एट्रोजेनिक है। मोस्ट कॉमन काज एट्रोजेनिक है। दूसरा, बोरहेव सिंड्रोम, बोरहेव सिंड्रोम। और तीसरा, ट्रामा, ट्रामा की वजह से भी हो सकती है, गन शॉट, नाइफ की वजह से। ठीक है, एक्सीडेंट में भी एसोफेजियल रप्चर हो सकती है, तो इसमें लिख ले ट्रामा, ट्रॉमेटिक पर, ट्रॉमेटिक परफोरेशन ऑफ एसोफेगस। ठीक, अब देखो, ये तो इसकी काजेस होगी। एसोफेजियल परफोरेशन की ट्रीटमेंट हम किस तरह करेंगे? इसमें कोई मसला है? बोरहेव सिंड्रोम को डिस्कस करते हैं इसके बाद। ठीक है, अच्छा, अब आप के ख्याल में इसकी ट्रीटमेंट हम किस तरह करेंगे? पहले यहाँ पे परपोरेशन है, एसोफेजियल कंटेंट बाहर लीक होगी, तो हम नथिंग पर ओरल, नेल पर ओरल, इसमें नेल फॉर ओरल, ओरली हम कुछ नहीं देंगे। दूसरा, तो फिर ग्लूकोज और एनर्जी कहाँ से आएगी, तो आईवी फ्लूइड देंगे। आईवी फ्लूइड, आईवी फ्लूइड जो हम ड्रिप लगाते हैं, नॉर्मल सलाइन, अगर वॉमिटिंग की वजह से फ्लूइड कम है तो नॉर्मल सलाइन ड्रिप, डायरिया है या बर्न कंडीशन है तो रिंगर लैक्टेट ड्रिप, और अगर एनर्जी के लिए ड्रिप लगाना है और तो फिर हम डिक्स्ट्रोज 5% डिक्स्ट्रोज या 10% डिक्स्ट्रोज, तो आईवी फ्लूइड देंगे। और इसके साथ साथ हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देंगे कि एसिड वापस न जाए, तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देंगे। इसमें जो भी ओमेप्राजोल लिख ले।
अच्छा, इसके साथ साथ और क्या देंगे, पेन होगी तो पेन रिलीवर देंगे, इंसेट देंगे, ठीक है, पेन कंट्रोल करेंगे। और इसमें फिर हम यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन की चांसेस ज़्यादा है, मीडियस्टिनाइटिस हो सकती है, तो इन्फेक्शन को कम करने के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देंगे। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, एग्जाम्पल पेप्रासिलिन, और पेप्रासिलिन के साथ हम टाजोबेक्टम ऐड कर देते हैं, हाँ, क्लियोलोनिक एसिड। अब इसके बाद हम इसकी सर्जरी करेंगे। क्या करेंगे, सर्जरी। तो फिर इसकी सर्जरी किस तरह करेंगे, हम पहले डिब्राइडमेंट करेंगे। यहाँ पे ये एसोफेगस है, अब यहाँ इसकी रप्चर हो गई है, तो यहाँ पे इस टिश्यू की निक्रासिस भी होगी, कुछ टिश्यू की डेथ होगी। जिस टिश्यूज की डेथ हो गई है तो वो हम रिमूव करेंगे, तो इसको डिब्राइडमेंट कहते हैं, डिब्राइड ऑफ नेक्रोटिक टिश्यू, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसकी क्लोजर करेंगे और स्टिचिंग। तो प्राइमरी क्लोजर ऑफ परफोरेशन, ठीक है। तीसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एसोफेगस है और एसोफेगस के बाद मीडियस्टिनम है, तो वहाँ पे जो फ्लूइड लीक हो गई है तो वो ड्रेन करेंगे, प्लूरा से और मीडियस्टिनम से वो फ्लूइड ड्रेन करेंगे। इसके बाद तो क्या, ड्रेनेज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम मीडियस्टिनम और प्लूरा इज द लेयर अराउंड द लंग्स। अच्छा, तो इसकी ट्रीटमेंट तो इजी है, नथिंग पर ओलर, नल पर ओलर, इसकी इसलिए कि एसोफेजियल से जो कंटेंट है उसकी लीकेज होती है। तो फिर हम इंट्रावेनसली फ्लूइड देंगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देंगे। अगर ये एसिड वापस जाता है, इसकी रिफ्लेक्स होती है HCl की, तो फिर वो लीक होगी मीडियस्टिनम में, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब इसमें पेन है तो पेन कंट्रोल के लिए हम इंसेट देंगे, ठीक, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक पेप्रासिलिन, टाजोबेक्टम, सेप्राक्सोन ये दे सकते हैं। पहले इसकी सर्जरी किस तरह करेंगे, तो यहाँ पे जो टिश्यूज की डेथ हो गई है उसको काट लेंगे, वो रिमूव कर देंगे, ठीक। दूसरे स्टेप में हम ये क्लोज करेंगे और स्टिच करेंगे, ठीक। तीसरे स्टेप में जो फ्लूइड बाहर है तो वो ड्रेन करेंगे, जो फ्लूइड बाहर लीक हो गई है तो वो ड्रेन करेंगे। अच्छा, बोरहेव सिंड्रोम क्या है, बोरहेव सिंड्रोम इसमें लिख ले, स्पॉन्टेनियस फुल थिकनेस rupture of lower part of esophageal, या इसमें लिख ले ऑफ esophageal। मोस्ट कॉमन तो लोअर पार्ट होता है, लेकिन esophageal लोअर
rupture of esophageal valve after forceful vomiting or retching। वॉमिटिंग और रीचिंग में क्या फर्क है? वॉमिटिंग में हमारे पास तो गैस्ट्रिक कंटेंट बाहर आती है और रीचिंग में भी सेम मसल कंट्रैक्शन होती है जिस तरह वॉमिटिंग में होती है, लेकिन गैस्ट्रिक कंटेंट बाहर नहीं आती तो उसको रीचिंग कहते हैं। सेम एज वॉमिटिंग muscular contraction but gastric content cannot come out। ठीक, तो ये रेचिंग है। अब देखो, फोर्सफुल वॉमिटिंग तो वॉमिटिंग से ये गैस्ट्रिक कंटेंट वापस जाएगी और इसकी वजह से ये एसोफेगस रप्चर हो जाए तो उसको बोरहेव सिंड्रोम कहते हैं। सिंपल है। इसकी वजह से, ये गैस्ट्रिक कंटेंट की वजह से या मस्कुलर कंट्रैक्शन की वजह से, रीचिंग की वजह से इस एसोफेगस की रप्चर हो जाए तो उसको बोरहेव सिंड्रोम कहते हैं। इसमें हमारे पास जो मोस्ट कॉमन साइट है वो कौन सी है? मोस्ट कॉमन साइट टू बी रप्चर लोअर थर्ड तो होगी, लोअर वन थर्ड, तो इसमें लिख ले लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस। अच्छा, यहां पे इसमें दूसरा लिख ले पोस्टीरो लेटरल वाल। और तीसरा इसमें लिख ले यूजुअली लेफ्ट साइड। जिसने मालूम किया था तो वो अपना नाम देते हैं। अब देखो, ये एसोफेगस है तो इसकी लेफ्ट साइड कौन सी है? ये है। और पोस्टीरो का मतलब है बिहाइंड, तो पीछे की तरफ, और लेटरल का मतलब है साइड, तो पोस्टीरो लेटरल वाल और लेफ्ट साइड, तो इसकी मोस्ट कॉमन साइट ये है। लेकिन ये कहा एसोफेगस की और जगहों पे भी हो सकते हैं, लेकिन 90% में ये यहाँ पे होती है। ठीक है। अब ये क्यों होती है? तो इसका मैकेनिज्म इस तरह है। मैकेनिज्म, फोर्सफुल वॉमिटिंग, तो इसकी वजह से यहाँ पे एसोफेगस के अंदर इंट्रा एसोफेजियल प्रेशर क्या होगी? इंक्रीज। तो इंट्रा एसोफेजियल प्रेशर इंक्रीज होगी। ठीक है। तो इसकी वजह से इसकी वाल रप्चर हो सकते हैं। तो रप्चर ऑफ एसोफेजियल वाल, और इसको हम कहते हैं बोरहेव सिंड्रोम। ठीक। अच्छा, इसके लिए बोरहेव सिंड्रोम के लिए कौन सी ड्रग बेस्ट है? मीटोक्लोप्रामाइड। हाँ, ठीक है। ये अगर मीटोक्लोप्रामाइड देंगे तो ज़्यादा प्रेशर या इंट्रा एसोफेजियल प्रेशर कम होगी। अच्छा, तीसरा एसोफेजियल हार्निया या हाइएटल हार्निया।
एसोफेजियल हार्निया। पहले तो हार्निया है क्या? हार्निया डिस्प्लेसमेंट ऑफ एब्डोमिनल organ or part of organ। ठीक है, अगर एब्डोमिनल ऑर्गन की कोई पार्ट या वो ऑर्गन कंप्लीटली अपनी जगह से फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन डिस्प्लेस हो जाए तो उसको हम हार्निया कहेंगे, फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन। मिसाल के तौर पर स्टमक एब्डोमेन रीजन में है, अगर वो चेस्ट क्यूविटी में चला जाए तो ये हार्निया है। इंटेस्टाइन एब्डोमिनल क्यूविटी में होता है, वो चेस्ट क्यूविटी में चला जाए तो ये भी हार्निया है। तो एसोफेजियल हार्निया या हाइएटल हार्निया क्या है? हाइएटल हार्निया, एसोफेजियल हार्निया। ठीक है, अब देखो डायफ्राम और चेस्ट क्यूविटी जिस मसल ने सेपरेट किया है तो उसका नाम है एब्डोमिनल क्यूविटी और चेस्ट क्यूविटी जिस मसल ने सेपरेट किया है तो उसका नाम डायफ्राम है। डायफ्राम इज चीफ रेस्पिरेटरी मसल। अब यहाँ पे ये चेस्ट क्यूविटी है, चेस्ट क्यूविटी, और ये एब्डोमिनल क्यूविटी है। और यहाँ पे जो एसोफेगस पास हो गई है डायफ्राम से, तो इस जगह को हम कहते हैं एसोफेजियल हाइएटस, एसोफेजियल हाइएटस ऑफ डायफ्राम, एसोफेजियल हाइएटस ऑफ डायफ्राम। ठीक, अब अगर ये एब्डोमिनल कंटेंट इस एसोफेजियल हाइएटस के थ्रू ऊपर चेस्ट कैविटी में चला जाए तो फिर इसका नाम क्या होगी? हाइएटल एसोफेजिया, हाइएटल हार्निया या एसोफेजियल हार्निया। तो इसमें लिख ले पार्ट ऑफ ऑर्गन मूव अप थ्रू esophageal hiatus into chest cavity। इसको हम फिर क्या कहेंगे? esophageal hiatus या hiatal hernia। hiatal hernia इसकी फिर 4 टाइप है। इसकी कितने टाइप है? टाइप। तो टाइप 1 को हम स्लाइडिंग हार्निया कहते हैं। टाइप 2 को हम पेरा एसोफेजियल हार्निया कहते हैं, पेरा एसोफेजियल हार्निया। और टाइप 3 मिक्स स्लाइडिंग प्लस पेरा एसोफेजियल हार्निया। और टाइप 4 को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स हार्निया, कॉम्प्लेक्स पेरा एसोफेजियल हार्निया। ठीक है, इसकी पिक्चर लें।
स्लाइडिंग हर्निया या टाइप 1 हर्निया क्या है? टाइप 1, इसको हम स्लाइडिंग हर्निया भी कह सकते हैं, स्लाइडिंग हर्निया। इसको और से देखें फिर इसमें कंफ्यूज होंगे। ये हमारे पास एसोफेगस है, ठीक है, यहाँ पे डायफ्राम है, और जब एसोफेगस नीचे आता है डायफ्राम से तो फिर ये स्टमक में एंटर होती है, ठीक। अब ये इसकी नॉर्मल लोकेशन पे इसकी स्पेंक्टर, ये जगह में ये वाइट से ड्रा रेड से, ये हमारे पास, और ये स्पेंक्टर है। स्पेंक्टर का नाम है गैस्ट्रो एसोफेजियल स्पेंक्टर, और ये जो है ये पंडस पार्ट ऑफ द स्टमक है। ये क्या है? पंडस। अब ये नॉर्मल है, ये क्या है? नॉर्मल, इसकी पोजीशन अब नॉर्मल है। टाइप 1 हर्निया में हमारे पास क्या होते हैं? टाइप 1 हर्निया में, अच्छा यहाँ पे अब इसमें हमारे पास स्टमक की कुछ पार्ट ऊपर गई है और गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर भी ऊपर गई है। इस कंडीशन को कहते हैं स्लाइडिंग हर्निया। तो इसमें लिख ले गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर प्लस इसके साथ क्या? पार्ट ऑफ स्टमक, पंडस नीचे है, ठीक है। अगर गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर डायफ्राम के ऊपर चला जाए चेस्ट कैविटी में और कुछ पार्ट स्टमक की, तो फिर हम इसे कहेंगे स्लाइडिंग हर्निया। दूसरा जो है टाइप 2, टाइप 2 टाइप 2 को पैरा एसोफेजियल हर्निया। पैरा का मतलब क्या है? साइड बाई साइड। तो अब ये हमारे पास इस तरह है, ये डायफ्राम है और ये पंडस पार्ट डायफ्राम के ऊपर गई है। ये क्या है? पंडस। तो इस कंडीशन को पैरा एसोफेजियल, एसोफेजियस के जो साइड पे है वो पंडस ऊपर गई है। अब स्फिंक्टर अपनी जगह पे है, स्फिंक्टर डायफ्राम के नीचे है, ठीक। तो इस कंडीशन को कहते हैं पैरा एसोफेजियल स्फिंक्टर। तो इसमें लिख ले गैस्ट्रोएसोफेजियल sphincter is not herniated but fundus of stomach move up into chest cavity. सिंपल है। अगर सिर्फ पंडस पार्ट ऊपर चला जाए तो पैरा एसोफेजियल हर्निया, अगर गैस्ट्रो एसोफेजियल स्फिंक्टर ऊपर चला जाए और इसके साथ स्टमक की कुछ पार्ट तो स्लाइडिंग हर्निया।
तीसरा जो हमारे पास है वो मिक्स्ड टाइप 3। टाइप 3 हमारे पास क्या है? टाइप 3 मिक्स इसोफेजियल हार्निया। मिक्स्ड या मिक्स इसोफेजियल हार्निया लिख ले। इसोफेजियल प्लस स्लाइडिंग। ठीक है, अब देखो तो इसमें क्या होगी, ये डायफ्राम है और यहाँ पे तेरा इसोफेजियल मतलब पंडस पार्ट भी ऊपर जाएगी, पंडस पार्ट भी ऊपर होगी, स्लाइडिंग और गैस्ट्रो इसोफेजियल वो भी ऊपर होगी। और इसके साथ साथ जंक्शन भी। तो गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन और पंडस पार्ट ऑफ द बॉडी ऊपर है, तो इसको हम मिक्स्ड हार्निया कहते हैं। ये क्या है? मिक्स्ड हार्निया। तो इसमें गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन प्लस पंडस पार्ट ऑफ स्टमक मूव अप इनटू चेस्ट कैविटी। अब ये जो स्टमक की जो पार्ट है ये इसोफेजियल हिएटस के थ्रू चेस्ट कैविटी में जाता है, इसलिए इसको इसोफेजियल हार्निया या हिएटल हार्निया कहते हैं। तीसरा जो लास्ट जो हमारे पास है तो वो कॉम्प्लेक्स फेरा इसोफेजियल हार्निया। इसमें हमारे पास तो स्टमक ऊपर जाती है, कॉम्प्लेक्स पेरा इसोफेजियल हार्निया में या तो हमारे पास स्प्लीन अदर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल ऑर्गन, मिसाल के तौर पर स्प्लीन, ट्रांसवर्स कोलन, ये ऊपर जाए, किडनी, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स पेरा इसोफेजियल हार्निया कहेंगे। इन दिस केस other part other than stomach transverse colon, spleen move upward into chest cavity। ठीक है, इस पर कोई क्वेश्चन है? पहले में गैस्ट्रो इसोफेजियल और इसके साथ साथ स्टमक के कुछ पार्ट ऊपर जाते हैं चेस्ट कैविटी में, तो इसका नाम है स्लाइडिंग हार्निया। अगर सिर्फ पंडस पार्ट ऊपर चला जाए तो उसका नाम है पेरा इसोफेजियल हार्निया। अगर दोनों ऊपर जाए तो मिक्स हार्निया, और स्टमक के बजाय अगर स्मॉल इंटेस्टाइन ऊपर चला जाए या स्प्लीन ऊपर चला जाए तो इसकी हम क्या कहेंगे? लेकिन इट मस्ट बी ऑन इसोफेजियल हिएटस, थ्रू इसोफेजियल हिएटस। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, इसके आप आंसर दे दें। ये डायफ्राम के थ्रू ऊपर जाते हैं ना, तो ऑल herniated all hiatal hernia are
डायफ्रैग्मेटिक हार्निया। All diaphragmatic hernia or hiatal hernia। तो ये फर्स्ट वाला ठीक है या दूसरा? ठीक है, तो ये ठीक है और ये गलत है। देखो ये हमारे पास एसोफेगस है, ये डायफ्राम है। अगर ये एब्डोमिनल ऑर्गन इसोफिजियल हिएटस की जगह और जगह पे चेस्ट कैविटी में चला जाए तो फिर तो वो हम फिर इसोफिजियल हार्निया नहीं है, ठीक है, फिर हिएटल हार्निया नहीं। मिसाल के तौर पर बुचडालेक हार्निया या मुर्गाग्नि हार्निया, ट्रॉमेटिक हार्निया, तो वो इसकी एग्जांपल है। ऑल डायफ्रैग्मेटिक हार्निया तो अगर ई.जी. बुचडालेक हार्निया, मुर्गाग्नि हार्निया और ट्रॉमेटिक हार्निया, ट्रॉमेटिक डायफ्रैग्मेटिक हार्निया। अब देखो ये बोचडालेक हार्निया और मुर्गाग्नि हार्निया कंजेनिटल डायफ्रैग्मेटिक हार्निया की टाइप है। ये इसमें इस तरह होती है, ऑल हाइएटल हार्निया और डायफ्रैग्मेटिक, तो ये तो ठीक है। जो इसोफिजियल हाइएटस के थ्रू चेस्ट कैविटी में जाते हैं तो वो डायफ्राम से खुद डायफ्राम के थ्रू जाएगी। अब अगर ये इस साइड पे जाते हैं तो ये इसोफिजियल हाइएटस के थ्रू जाते हैं नहीं, तो ये ऑल डायफ्रैग्मेटिक हार्निया आर नॉट हाइएटल हार्निया। इसकी बुचडालेक और मुर्गाग्नि हार्निया क्या है? कंजेनिटल डायफ्रैग्मेटिक हार्निया, पहले ये लिखिए कंजेनिटल डायफ्रैग्मेटिक हार्निया। hernia of abdominal organ into chest cavity due to congenital defect in diaphragm। ठीक है, कंजेनिटल डिफेक्ट हो डायफ्राम में और एब्डोमिनल ऑर्गन इसके थ्रू ऊपर चले जाए चेस्ट कैविटी में तो उसको हम कंजेनिटल डायफ्रैग्मेटिक हार्निया कहेंगे। और इसकी एग्जाम्पल बोचडालेक हार्निया और मुर्गाग्नि हार्निया है। बोचडालेक हार्निया हमारे पास क्या है? बोचडालेक हार्निया ये हमारे पास क्या है? डायफ्राम। तो डायफ्राम जब एम्ब्रियो में बनते हैं ना तो प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन से बनते हैं। अब प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन में कुछ ओपनिंग होते हैं। यहाँ पे एक ओपनिंग है पोस्टीरियर लेटरल वॉल, पोस्टीरियर लेटरल साइड। अगर हम डायफ्राम इस तरह कंसिडर करें, इस तरह ये डायफ्राम है तो यहाँ पे एक ओपनिंग है। अगर एम्ब्रियोनिकल आफ्टर तो फिर 8 to 10 वीक में ये क्लोज हो जाते हैं, 8 to 10 वीक में ये क्लोज हो जाते हैं। अब अगर ये क्लोज ना हो जाए तो इसकी वजह से ये ओपन रह जाए तो फिर
एब्डोमिनल कंटेंट ऊपर जाएगी तो इसको हम कहते हैं बुचडालिक हार्निया। तो इसमें मोस्ट कॉमन साइट क्या है? मोस्ट कॉमन साइट इसमें जो हार्निया थ्रू पोस्टीरो का मतलब है बिहाइंड, पीछे की तरफ। लेटरल का मतलब है साइड, पोस्टीरो लेटरल ऑफ डायफ्राम। और ये यूजुअली लेफ्ट साइड की तरफ ये होता है, तो लेफ्ट साइड, ठीक है। और इसकी थ्रू अगर ये कंटेंट ऊपर चला जाए तो इसका नाम बुचडालिक हार्निया है। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास है वो मुर्गाग्नि हार्निया। मुर्गाग्नि हार्निया हमारे पास ये स्टर्नम है, ये बुचडालिक हार्निया तो यहाँ पोस्टीरियर साइड पे, डायफ्राम के पोस्टीरियर साइड पे, लेटरल साइड पे और यूजुअली लेफ्ट साइड पे इसके थ्रू ऊपर चले जाते हैं। अब ये स्टर्नम है, तो स्टर्नम के पीछे हमारे पास एक फोरामेन है और उस फोरामेन का नाम फोरामेन ऑफ मुर्गाग्नि कहते हैं। तो यहाँ पे ये स्टर्नम है, स्टर्नम मेनोब्रियम, फिर बॉडी ये, और फिर जिपाइड प्रोसेस, ये मेनोब्रियम है, स्टर्नल एंगल ऑफ लुई, और ये बॉडी है, और ये जिपाइड प्रोसेस है, जिपाइड प्रोसेस। अब ये जिपाइड जो है इसके पीछे ये स्टर्नम है, तो इसके पीछे ये फोरामेन ऑफ मुर्गाग्नि है, यहाँ पे ये डायफ्राम है, तो डायफ्राम के इंटीरियर। अब ये जो फोरामेन है ये पीछे पोस्टीरियर साइड की तरफ है, ये स्टर्नम के नजदीक है, स्टर्नम के इंटीरियर, तो इसमें लिख ले इंटीरियर। और ये स्टर्नम के नजदीक है तो पारास्टर्नल, और स्टर्नम के बिहाइंड है तो रेट्रोस्टर्नल। हाँ, दोनों सेम है, पारास्टर्नल या रेट्रोस्टर्नल। और ये हर्निएशन किस चीज के थ्रू होगी? फोरामेन ऑफ मुर्गाग्नि। फोरामेन ऑफ मुर्गाग्नि में हमारे पास ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल नीचे गई है और वो एब्डोमिनल मसल को सप्लाई कर देती है। मिसाल के तौर पर रेक्टस एब्डोमिनस मसल, वो छोटे छोटे जो वेसल्स है तो वो इसमें नीचे गई है, एवोटा इसमें नहीं गई। तो इसमें हमारे पास लिख ले एब्डोमिनल, ये यूजुअली वो तो यूजुअली लेफ्ट साइड पे होता है, ये यूजुअली राइट साइड पे होती है, यूजुअली राइट साइड। अब अगर ये एब्डोमिनल कंटेंट फोरामेन ऑफ मुर्गाग्नि के थ्रू कंटेंट मूव अपवर्ड थ्रू फोरामेन ऑफ मुर्गाग्नि, तो उसको फिर हम कहेंगे मुर्गाग्नि हार्निया। इसमें हमारे पास ये तो रियर कंडीशन में होता है, ज़्यादातर जो होती है तो 85% ये होता है बुचडालिक हार्निया, और कंजेनिटल हार्निया की टाइप है। इसमें कोई क्वेश्चन है? लास्ट में जो है वो ट्रॉमेटिक हार्निया। ट्रॉमेटिक
तो ट्रॉमेटिक डायफ्रैग्मेटिक हर्निया हाइएटल हर्निया है या नहीं? हो सकता है, हो भी नहीं सकता। और ऑल हाइएटल हर्निया आर डायफ्रैग्मेटिक हर्निया, तो वो ठीक है। अब देखो ये हमारे पास डायफ्राम है, अगर गन शॉट की वजह से ये इंजर हो जाए, इसमें परफोरेशन हो जाए, या एक्सीडेंट की वजह से, या फॉलिंग फ्रॉम द हाइट, ठीक है, और या नाइफ चाकू की वजह से इसमें होल क्रिएट हो जाए, ठीक है, इसकी रप्चर हो जाए और इसके थ्रू ये एब्डोमिनल कंटेंट ऊपर जाए, तो उसको हम कहेंगे ट्रॉमेटिक डायफ्रैग्मेटिक हर्निया। अब ये तो लेफ्ट साइड पे भी हो सकते हैं, राइट साइड पे भी हो सकते हैं, तो ये डायफ्रैग्मेटिक हर्निया है, लेकिन हाइएटल हर्निया नहीं। हो सकता है लेकिन अभी ये इसकी टाइप नहीं है, तो इसमें लिख ले। ये फिर हमारे पास दो टाइप की हो सकते हैं, ब्लंट ट्रॉमा और पेनेट्रेटिंग। अगर चाकू की वजह से हो जाए, चाकू स्टेब वुंड, तो उसको हम पेनेट्रेटिंग ट्रामा, और ब्लंट ट्रामा वो है जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, हाइट फ्रॉम फॉलिंग फ्रॉम हाइट, तो वो ब्लंट ट्रामा है। तो एब्डोमिनल, इसमें लिख ले एब्डोमिनल कंटेंट मूव अप into chest cavity when there is tearing in diaphragm due to trauma। अच्छा, तो ट्रामा हमारे पास ब्लंट ट्रामा, पेनेट्रेटिंग ट्रामा, ये 85% 75% इसकी वजह से होती है, 25%। अब ब्लंट ट्रामा में हमारे पास रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और फॉलिंग फ्रॉम हाइट, जो भी ब्लंट ट्रामा होते उसकी वजह से हो सकती है। और पेनेट्रेटिंग ट्रामा नाइफ की वजह से, गन शॉट की वजह से, तो इसमें लिख ले गन शॉट, तो इसकी वजह से स्टेब वुंड होती है, ठीक है। अच्छा, कल हमने डिस्कस किया था या हेमाटोचीजिया, और ये इसके साथ रिलेटेड नहीं, लेकिन हेमाटोचीजिया और मिलीना, वीएस मिलीना, तो इनमें फर्क क्या है? प्रेस ब्लड इन द स्टूल, प्रेस ब्लड इन द स्टूल, और मिलीना ब्लैक टारी स्टूल, ठीक। अब फ्रेश ब्लड इन द स्टूल हो तो लोअर जीआईटी में मसला होगी, अल्सर होगी, या इंजरी लोअर जीआईटी में होगी। अपर जीआईटी में, अच्छा, इसोफेजियल वेरिसेस में मिलीना होगी या हेमाटोचीजिया? मिलीना, यस, वो अपर जीआईटी की केस है, तो वो इसमें मिलीना होगी। एसिड और पैंक्रियाटिक एंजाइम हीमोग्लोबिन कन्वर्ट कर देता है हीमाटीन में। हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन हीमाटीन में, और ये एसिड प्लस पैंक्रियाटिक एंजाइम, और ये इसको ब्लैक टारी कलर देती है। और लोअर फ्रेश ब्लड तब होगी हेमोरॉइड केस में, पाइल में बवासीर जो होती है, तो इसमें फ्रेश हेमाटोचीजिया। अब देखो ये अपर और लोअर जीआईटी को हम कौन सी लिगामेंट पे डिवाइड करते हैं?
लिगामेंट ऑप्ट्रेट्स। ये ड्यूडेनम है, ये याद रखे, ड्यूडेनम और ये जिजोनम। तो इन दोनों के बीच में एक सर्कुलर बैंड ऑफ स्मूथ मसल है और कनेक्टिव टिश्यू, उसको कहते हैं लिगामेंट ऑप्ट्रेट्स। तो लिगामेंट ऑप्ट्रेट्स के ऊपर अपर जीआईटी तो मिलीना होगी, और लिगामेंट ऑप्ट्रेट्स के नीचे तो फिर हेमाटोचीजिया। ठीक है।